हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा यूनिट 3 का जो है जिसका नाम है डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस में उसका लेक्चर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग का एक्सियम रूल क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये थियोरेटिकल भी आता है क्वेश्चन और आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें भी इजी पड़ेगा, ठीक है। और साथ में इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दे रखा होगा, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना है। और साथ में जितने भी AKTU के PYQs आए हुए होंगे वो सारे इस लेक्चर में आपके टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग एमसीएन रूल क्या होता है या इन्फरेंस रूल फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है। एक्सियम होते क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जिसे आप मान के चलते हैं कि ट्रू है, यानी कि ऐसे समझो कुछ चीजें आप कहते हैं ना कि ये चीज मानी जाती है कि इट इज ट्रू, इसका लॉजिक क्या है वो नहीं होता। जैसे मतलब अगर नॉन टेक्निकल टर्म में समझो, ऐसा बोला जाता है कि थर्सडे में हेयर वॉश नहीं करते, ठीक है। तो बस ये एक रूल चलता आ रहा है, ये एक फ्रेज चलता आ रहा है जिसे हम मानते आ रहे हैं। या ये बोलते हैं कि आप जो है ट्यूसडे के दिन मतलब या नवरात्रों में प्याज नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? देयर इज नो रूल, बस एक तरह का स्टेटमेंट है या रिलीजियस बिलीफ है विच वी बिलीव कि ये होना चाहिए। ऐसे ही एक्सियम एक स्टेटमेंट है जिसे आप ट्रू मानते हैं और उसी को ही बेस बना के बाकी सारी चीजों को आप प्रूव करते हैं, सर्व एज प्रीमाइस और अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यानी कि एक्सियम एक ऐसे स्टेटमेंट है जो क्यों सही है हम नहीं सोच रहे, बस ये सही है हम ये मान के चलते हैं और इन्हीं की मदद से, इन्हीं को बेस बनाते हुए हम आगे आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करते हैं। आपके ना दो तरह के रूल्स होते हैं, देखो, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल जो बेसिक रूल्स है, सेकेंडरी रूल्स यानी कि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी रूल्स से मिलके बने हैं। कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रेट। रेट क्यों? रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी, ये आपके तीन जो हैं प्राइमरी रूल्स होते हैं। ट्रांजिटिविटी करना है ना, यानी कि A B के इक्वल है, B C के इक्वल है तो A C के इक्वल होना चाहिए, ऐसे मैथ्स में पढ़ा है ना। तो वही यहाँ पे इसे बोलते हैं रेट रूल। कई बार क्वेश्चन आता है रेट एक्सियम को बताओ, तो मतलब वो प्राइमरी रूल्स के बारे में पूछ रहा होता है। तो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या होता है? रिफ्लेक्सिविटी रूल ये कहता है कि अगर ए कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिलके बना, यानी कि अगर मैं लिखती हूं A टेंड्स टू B, ठीक है। ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब है जरूरी नहीं है सिंगल से मिलके बना हो, डबल भी हो सकते हैं। अगर A कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, B कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, इतनी लाइन समझ आई। अब क्या बोलता है? एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिलके बना है और B सबसेट है A का, यानी कि B के अंदर वही एट्रीब्यूट्स हैं जो A में प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं A जो है B को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। अब कैसे? देखो, मेरे पास एक कस्टमर नाम की टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम, एज और एड्रेस जो है एट्रीब्यूट है। अब मैं बोलती हूं एक्स एंड वाई, मेरे दो, मैंने लिखा एक्स जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई को। एक्स के अंदर कितने एट्रीब्यूट है? कस्टमर आईडी और नेम। और वाई के अंदर कितने एट्रीब्यूट है? नेम। एक्स वाई जो है क्या एक्स का सबसेट है? वाई के अंदर वही एट्रीब्यूट्स है जो एक्स के अंदर है। नेम किसका पार्ट है? इसका। यानी कि अगर y जो है x का पार्ट है तो x y को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। मतलब कि अगर आपको पता है कस्टमर और नेम के बारे में, कस्टमर और नेम के बारे में पता है और कस्टमर और नेम मिलके नेम को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, जो चीज आपको पहले से ही पता है आप उसको ही निकाल रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो उसको फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। इफ यू नो बोथ द कस्टमर आईडी एंड नेम एंड यू डेफिनेटली नो द नेम बिकॉज इट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि आप जिस चीज से मिलके जिस चीज को निकाल रहे हैं वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसी को ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि जो एट्रीब्यूट मिलके किसी और एट्रीब्यूट को निकाल रहे हैं और वो एट्रीब्यूट ऑलरेडी आप पे प्रेजेंट है तो वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा एक्स को। यानी कि देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कस्टमर आईडी शॉर्ट में लिखती हूं और नेम, ये लिखा है 1A 2B
1 ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब नेम और आईडी करके नेम को निकाल रहे हैं, तो नेम में एक बार इसे मान लेती हूँ, नेम एक टेबल है जिसमें कि ए बी लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स 1A पे हमेशा A है, 1A पे हमेशा A है, 2B पे हमेशा B ही आएगा। तो यानी कि अगर सबसेट होता है तो फंक्शनली डिटरमाइन करता है, यही लिखा हुआ है। ये एक्सियम क्या कहता है, B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A फंक्शनली डिटरमाइन करेगा B को। दिस मीन्स इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ऑल एट्रीब्यूट इन A, वी ऑटोमेटिकली नो द वैल्यू ऑफ ऑल एट्रीब्यूट बिकॉज B इज इंक्लूडेड इन A, क्योंकि B जो है A का ही पार्ट है। जब मुझे A सब कुछ पता है तो B के बारे में तो मुझे सब पता ही होगा, ठीक है। तो पहला रूल होता है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। इफ B इज अ पार्ट ऑफ A या फिर B इज अ सबसेट ऑफ A, तो A फंक्शनली डिटरमाइन करेगा B को। अगला होता है ऑगमेंटेशन, यानी कि कुछ न्यू ऐड कर देना। यानी कि अगर मैं मान के चलती हूं दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि A फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है B को, और Y कोई और सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिसे मैं दोनों साइड ऐड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल ए वाई मिलके बी वाई को फंक्शनली डिटरमाइन करेंगे ही करेंगे। अब देखो सपोज मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की जिसमें आईडी, नेम, एज और ग्रेड दे रखा है। मैं बोलती हूँ आईडी यानी कि स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है नेम को, यानी कि अगर मैं रोल नंबर 1 डालूंगी तो प्रज्ञा मिलेगी, रोल नंबर 2 डालूंगी तो रिचा मिलेगी, रोल नंबर 4 डालूंगी तो आकाश मिलेगा, यही मिलेगा। अगर मैं उनके आगे एज भी लिख देती हूँ यानी कि कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर देती हूँ, स्टिल एडिंग एज ऑन बोथ साइड डिपेंडेंसी स्टिल होल्ड। अब देखो कहेंगे मैम एक बार एग्जांपल लेके दिखाइए, है ना। अब देखो सपोज आईडी, नेम, एज, ठीक है। देखो अब आप कहेंगे कुछ ऑफकोर्स कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन टेबल में बन सकते हैं जहां ये होल्ड ना करें, लेकिन मैं वही टेबल ही तो लाऊंगी जो होल्ड करेगी, जिसपे फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करेगी वही डेटा डालूंगी। 2 3 4 ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, आईडी फंक्शन डिटरमाइन कर रही है नेम को, 1 पे ए है, 2 पे बी है, 3 पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आईडी एज मिलके नेम एज कोई यूनिक नहीं, क्या 118, देखो 118 कहीं और है नहीं, 219 कहीं और है नहीं, 318 कहीं और है नहीं, 419 कहीं और है नहीं, यानी कि कहने को 18 दो बार है ऑफकोर्स, बट 118 कहीं दोबारा नहीं है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करते हो स्टिल दे आर वर्किंग वेल, ठीक है। अब कितना समझ आया ऑगमेंटेशन। अगला आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, अगर ए फंक्शन डिटरमाइन करता है बी को और बी फंक्शन डिटरमाइन करता है सी को, तो ए जो है सी को भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ही करेगा। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की जिसके अंदर आईडी, डिपार्टमेंट और मैनेजर, ये 3 जो है एट्रीब्यूट है। अब मैं कहती हूँ आईडी जो है फंक्शनली यानी कि आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट जो है मैनेजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग आईडी मैनेजर को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेगा। मतलब मेरे पास 1 2 ये है, इसमें डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 यानी कि 1 पे डिपार्टमेंट है, 2 पे डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट 1 पे है मैनेजर 1 और इस पे क्या है मैनेजर 2, तो 1 पे मैनेजर 1 आएगा, 2 पे मैनेजर 2, यानी कि अगर ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि आईडी ही इनफ है मैनेजर को डिटरमाइन करने के लिए, आपको डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिटिविटी बताती है, तो इसको ही हम बोलते हैं रेट रूल, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है,
ये कई बार क्वेश्चन आता है कि रेट रूल क्या है, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। या इन्हें हम मान के चलते हैं कि अगर ए बी को फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को कर रहा है, तो ए सी को फंक्शन डिटरमाइन करेगा, या फिर ए बी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और आप कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दोनों साइड ऐड करते हो तो स्टिल दिस कंडीशन विल बी होल्ड। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है आपके सेकेंडरी रूल। सेकेंडरी रूल क्या कहता है कि ए यूनिकली आइडेंटिफाई यानी कि फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है बी को और ए सी को भी कर रहा है। अगर हम उन दोनों का यूनियन भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल दिस कंडीशन इज होल्ड। यानी कि आप कहेंगे इनका प्रूफ, देखो प्रूफ कहीं नहीं आते इनके, ये एंशियम रूल आते हैं, आपको इन्हें ऐसे ही याद करना होता है कि भाई ए बी को फंक्शनल, अगर आप इसको एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखो ए बी सी 1 2 3 4, अब देखो अगर बात की जाए ए सी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, 1 पे ए है, 2 पे ए है, 3 पहले अगर सी जो है सारे सेम है, हाँ ए जो है बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, 1 पे ए है, 2 पे ए है, 3 पे है, तो मैं अगर लिखूं ए टेंड्स टू बी सी तो कोई दिक्कत है? 1 पे ए है, ठीक है, 1 पे हमेशा ए ही रहेगा, 2 पे ए है थ्रू आउट, 2 पे ए है, 3 पे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, देखो एक और मान लेते हैं 3 बी ए, 3 है तो 3 पे बी ए ही है, 4 है 4 पे, यानी कि अगर ये दोनों अलग फंक्शन डिटरमाइन करते हैं तो इन दोनों का अगर आप यूनियन कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला होता है कंपोजिशन, यानी कि ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को, वाई फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है वाई को, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं क्या ये कंडीशन स्टिल होल्ड करेगी या नहीं? चलो करके देखते हैं। यानी कि ए बी एक्स वाई, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2, अच्छा A1 A2 A3 A3, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम ही ले लेते हैं 2 2 2 2, x1 x1 x2, ठीक है। अब पहला क्या है, ए क्या बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है? 1 पे A1 है, ठीक है, ये सारे डिफरेंट हैं तो ये बिल्कुल ट्रू है। या एक्स वाई को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, x1 पे 2 है, x2 पे 2 है। अब अगर मैं लिखूं ए एक्स बी वाई, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स बी वाई, 1 2 3 4, एक्स x1 x2 x3 x4, A1 A2 A4, 2 2 2 2, क्या 1x1, अब क्या है 1x1 कहीं और है? नहीं। क्या 2x2 3x3 4x4 नहीं है, तो यानी कि ये फंक्शन डिटरमाइन करेगा ही कर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, इनको आप कंबाइन कर दो, कंपोजिशन मतलब कंबाइन कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सही रहेगा। अगला होता है डीकम्पोजिशन करना, यानी कि अगर ए बी और सी को मिलके फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है तो अगर आप इन्हें अलग ए बी सी को, हाँ, तो क्या इन्हें तोड़ के भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा? हाँ करेगा। देखो इसका ही उल्टा कर दो जो यहाँ लिखा हुआ है। मैं ये मानती हूं कि ए जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी सी को, यानी कि ए 1 पे ए है, पूरे उसमें 1 पे ए होगा। अब जैसे कॉमन आ रहा है 3 3, तो अगर मैं इसे तोड़ दूं क्या ये स्टिल करेगा? 1 पे ए है, 2 पे ए है, 3 पे बी है, 4 पे सी है, 3 पे 3 2 बार था तो बी ही है, ए पे सी सारे सेम है। अगर सी सारे सेम है तो रिस्पेक्टिव ये क्या है, कोई फर्क नहीं करता। तो अगर ये सेटिस्फाई है तो ये होगा ही होगा।
ठीक है। तो आप इनको अगर प्रूफ करने की बात है तो आप कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं और वहां पे करके दिखा सकते हैं। प्रूफिंग नहीं आती, लेकिन अगर आती है तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेना और उसको एज इट इज सॉल्व कर देना। अच्छा, अगला आता है सूडो ट्रांजिटिविटी। इफ ए बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एंड बी सी डिटरमाइन डी, तो आप ए सी डिटरमाइन डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी को कर रहा है और बी यानी कि आप बी की जगह पे ए लिख सकते हैं। चलो इस चीज को करके देखते हैं कैसे। इसने क्या बोला है, ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी सी मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, डी को। ठीक है, तो यही लिखते हैं ए बी सी डी, है ना। तो यानी कि चलो इनको हम 1 2 3 4 यहाँ A1 A1 A2 A3, ठीक है, इतना सही है। हाँ, ये सारे डिफरेंट है। अब बी सी मिलके डी को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि अगर मैं यहां लिख देती हूं C1 C2 C3 C4, है ना, और यहाँ पे सारी वैल्यू डी 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 डी, है ना। अब देखो ए बी को फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है और बी सी मिलके, यानी कि बी सी मिलके A1 C1 पे क्या है, ये ऐसे ले लेते हो O1 A1 C1 पे O1 ही है ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ये सारे क्या है, सेम। तो ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव हो रही है, यानी कि ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी सी A1 C1 पे कुछ और है, A1 C1 कहीं और है नहीं, A1 C2 कहीं और रिपीट हो रहा है, A2 C3 कहीं रिपीट हो रहा है, A3 C4 रिपीट हो रहा है, नहीं कहीं नहीं हो रहा। तो यानी अब अगर मैं लिखूं ए सी टेंड्स टू डी, यानी कि 1 C1 पे क्या है, 2 C2 पे, 3 C3 पे, 4 C4 पे। तो यानी कि अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हैं तो ये भी सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, आप इसे डिफरेंट भी ले सकते थे, जैसे कि यहाँ पे ले लो O1, यहाँ O2, यहाँ O3, यहाँ O4। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो A1 C1 पे क्या था, O1, A1 C2 पे क्या था, O2, A3 C2 पे O3। आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, आप जैसी भी वैल्यू डालेंगे सब पे ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपकी 4 क्या हो गए, आपके सेकेंडरी रूल्स हो गए। एक मिनट ये हटा देती हूँ। है ना, तो ये आपके सारे रूल्स हो गए। अब अगला आपका देखो, कई बार क्वेश्चन आता है कि एंग्स्ट्रॉम रूल्स होते क्या हैं आपके, कई बार पूछा जाता है कि इन एंग्स्ट्रॉम रूल्स में से प्राइमरी रूल्स क्या है। प्राइमरी रूल्स की जगह वो रेट एंग्स्ट्रॉम पूछता है। ठीक है, तो आप इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, और अगर ये वाले आएंगे सेकेंडरी रूल तो आपको अपने आप से एक छोटी सी टेबल बनाओ और उसी से प्रूव कर दो। अगला क्वेश्चन आता है साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग एंग्स्ट्रॉम। अच्छा, साउंडनेस और कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग एंग्स्ट्रॉम क्या होते हैं। ये कुछ रूल्स होते हैं जो रिलेशन डेटाबेस में आपको सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को पता लगाने में मदद करते हैं। यानी कि जैसे सपोज अगर मैंने लिखा है कि ए जो है फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो आप ये बोल सकते हैं ए डिटरमाइन कर रहा है सी को। ये कौन से रूल से पता चला, ट्रांजिटिविटी से पता चला। या अगर मैं बोलूं बी जो है सबसेट है ए का, यानी कि बी के अंदर वही एट्रीब्यूट हैं जो ए के, तो आप कह सकते हैं ए जो है फंक्शन डिटरमाइन करेगा बी को। यानी कि एंग्स्ट्रॉम रूल आपको सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि कौन से एट्रीब्यूट से कौन से एट्रीब्यूट को निकाला जा सकता है, ये सब पता लगाने में मदद करता है, और सेम टाइम पे डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसकी मदद से आप जो है इररिलेवेंट डेटा को या रिपीटेड डेटा को रिमूव कर सकते हैं आप अपने डेटाबेस की टेबल से। ठीक है, तो अब सबसे पहले होता है साउंडनेस क्या होता है। देखो, जो साउंडनेस है वो इंश्योर रखता है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो यूज करके आर्मस्ट्रॉन्ग एंग्स्ट्रॉम का जो रूल्स पढ़े हैं उनका रूल्स का यूज करके अगर आप कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं, यानी कि अगर मैं बोलती हूँ ए टेंड्स टू बी और बी टेंड्स टू सी और मैंने निकाला ए टेंड्स टू डी, तो ये थ्रू आउट
कोई भी टेबल हो, अगर ए फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है बी को और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो ये 100% गारंटी है कि ए सी को फंक्शनल डिटरमाइन करेगा ही करेगा। यानी कि किन्हीं भी आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम रूल का यूज करके अगर आप कोई न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव करते हैं तो वो लॉजिकली करेक्ट होगी और वैलिड होगी। पर कब? अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वाई को फंक्शन डिटरमाइन कर रहा था और मैंने न्यू एट्रीब्यूट दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये एंगस्ट्रॉम रूल है, तो ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी थ्रू आउट। ठीक है, तो ये होती है साउंडनेस। इफ इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इफ वी ड्राइव अ न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम अ गिवन सेट यूजिंग आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम रूल, दैट न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी ट्रू एंड कंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल सेट। जैसे कि आपको एक सेट दे रखा है A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू, यानी कि A फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है B को, B फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है C को। तो अगर हम ट्रांजिटिव T का यूज करें तो हमें पता चलता है कि A फंक्शन डिटरमाइन करेगा C को, और ये लॉजिकली करेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये सेट पे अगर ये दो एक पर्टिकुलर टेबल में ये दोनों कंडीशन जस्टिफाइड हैं तो ये आंसर आएगा ही आएगा। मतलब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही आएगा। और यही बोलता है साउंडनेस कि अगर आप किसी भी आर्मस्ट्रॉन्ग रूल का यूज करके कोई न्यू फंक्शन डिटरमाइन करते हैं, दैट मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट एंड ट्रू। ठीक है, अगला होता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम रूल का यूज करते हैं तो आप जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी अवेलेबल वो सारी ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रेलेवेंट हो, मतलब नीडेड हो या नहीं। जैसे कि आपको एक टेबल दे रखी है R जिसमें ये एट्रीब्यूट है A B C, और ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है कि A फंक्शन डिटरमाइन करता है B को, B C को करता है, C D को करता है। ऑब्जेक्टिव क्या? शो दैट यूजिंग आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम वी कैन ड्राइव ऑल पॉसिबल फंक्शन डिपेंडेंसी दैट आर लॉजिकली गिवन। यानी कि अब देखो क्या है, ट्रांजिटिविटी का यूज करके आपको पता है A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू C दे रखा है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया? A टेंड्स टू C। दूसरा, A टेंड्स टू C एंड C टेंड्स टू D की मदद से हम निकाल सकते हैं A टेंड्स टू D, है ना? निकाल सकते हैं। नहीं, देखो आप एक तो देखो इससे A टेंड्स टू B ये निकल गया, आपका A टेंड्स टू C निकल गया, अगला क्या निकल गया? B टेंड्स टू D निकल गया, है ना? A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D, अगला क्या निकल गया? A टेंड्स टू D। ऐसे ही बहुत सारे निकलेंगे, है ना? तो ये तो मैंने आपको दो निकाल के दिखाए। भाई A से आप B पे जा सकते हैं, B से तो A से आप C पे भी जा सकते हैं, A से आप डायरेक्टली भाई A से B, B से C, A से D पे चले गए, B से आप D पे जा सकते हैं, है ना? ये बहुत सारे, ये तो एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है। तो आप बहुत सारे ट्रांजिटिविटी निकाल सकते हैं कि भाई A से आप C पे पहुंच गए, A से आप D पे भी पहुंच सकते हैं। और आपकी कुछ ट्राइबल डिपेंडेंसीज भी होती है, भाई A से आप A पे पहुंच सकते हो, B से आप B पे पहुंच सकते हो, C से आप C पे पहुंच सकते हो, C से आप D पे पहुंच सकते हो, है ना? यानी कि और ऑगमेंटेशन का यूज करके आप कोई एक्स्ट्रा, अगर A B को डिटरमाइन कर रहा है और कोई आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट करते हो तो वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी स्टिल फंक्शनल डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई करेगा। या आपने कोई न्यू एट्रीब्यूट D ऐड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से आप जो है न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल सकते हो आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम रूल की मदद से। यानी कि देखो अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन ट्रांजिटिविटी का देख के पता चल रहा है कि भाई A से आप C निकाल सकते हो, A से आप D निकाल सकते हो, B से आप D निकाल सकते हो, है ना? ये तो यहाँ पे मैंने दो दिए, 3 एग्जाम्पल है ना? तो यही लिखा हुआ है कि भाई A से आप C निकाल सकते हो, A से D, ये आपको गिवन थे। ठीक है, इवन जो रिफ्लेक्सिव है ये निकाल सकते हो। दीज आर ऑल पॉसिबल फंक्शन डिपेंडेंसी दैट आर लॉजिकली इन्फर्ड। यहाँ पे और ये लिख दो B से D। तो साउंडनेस का मतलब और कंप्लीटनेस का मतलब समझ आया? साउंडनेस का मतलब होता है कि जो भी आप न्यू फंक्शन डिपेंडेंसी निकालोगे आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉम रूल का यूज करके वो लॉजिकली करेक्ट होगी, ट्रू होगी थ्रू आउट द टेबल। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर, हर टेबल में अगर वो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब पहली दो का मतलब अगर मैं बोल रही हूँ A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू C सही है, यानी कि ये चीज फुलफिल है, तो A
फंक्शन डिटरमाइन करेगा सी को, ठीक है। और कंप्लीटनेस का मतलब है आर्मस्ट्रॉन्ग रूल का यूज करके आप कोई भी न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज को निकाल सकते हो, ठीक है। अब यही चीज यहां लिखी हुई है, दीज आर द ऑल पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। Armstrong axiom allow us to derive every function dependency follow from A tends to C, A tends to C. This show the complete as no function dependency follow from the given set were left out. तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग एंशियम कैपेबल है सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को निकालने में, जो आपको मदद करता है कि आप ड्राइव कर सको न्यू एट्रीब्यूट्स को। अगर आपको कुछ और इन्फर करना है वो इन्फर कर सको। इफ देयर एनी फंक्शन डिपेंडेंसी दैट कैन बी इन्फर्ड बेस्ड ऑन गिवन सेट, आर्मस्ट्रॉन्ग एंशियम शुड बी एबल टू ड्राइव देम। नो फंक्शन डिपेंडेंसी मस्ट बी मिस। ऐसी कोई फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होगी जो आर्मस्ट्रॉन्ग एंशियम रूल ना निकाल सके, जो कि फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट से कोई न्यू एट्रीब्यूट निकाल सको। फंक्शन डिपेंडेंसी होती ही ये है कि मैं ये बोल रही हूं फंक्शनल डिपेंडेंट एक्स फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है वाई को, यानी कि एक्स से अगर मैं 2x + 5 लिखती हूं और ये क्या है, फंक्शन है, x की वैल्यू में 1 दूंगी तो 7 ही आएगा, x की वैल्यू में 2 दूंगी तो 9 ही आएगा, x की वैल्यू में 3 दूंगी तो 11 ही आएगा। फंक्शनली डिटरमाइन करना फंक्शन के बेसिस पे, जब 1 आएगा तो प्रज्ञा ही आएगा, 2 आएगा तो रिचा ही, 4 आएगा तो रोहन ही आएगा, 6 आएगा तो, मतलब इस पे यही आएगा, फंक्शनली डिटरमाइन ही होगा। यानी कि ये फंक्शन है, तुम यहाँ पे कुछ भी डालो हमेशा ये ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब देखो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आपके 4 क्वेश्चन है, ये हम करेंगे। ये आपका क्वेश्चन आता है रेट एंशियम क्या होते हैं, ठीक है। रेट मतलब रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अब अगला क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग एंशियम ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। या आपके इन्फेरेंस रूल्स क्या होते हैं, या साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस क्या होती है एंशियम की, ठीक है। अगला क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग एंशियम को डिटेल में बताओ, इन रूल्स का क्या फायदा है डेटाबेस के डेवलपमेंट में। अब देखो इनका क्या रोल है एज सच, तो डिटेल में इसमें मैं कोई ज्यादा लिखने के लिए नहीं है, मैं अगले लेक्चर में उसको लिख दूंगी इनका रोल क्या है, लेकिन ये आपको मदद करते हैं न्यू कीज को फाइंड आउट करने में। जो आपको यही लिखा है कि ऐसी कोई डिपेंडेंसीज नहीं बचती हैं जो आप फाइंड आउट ना कर सको, जो हिडन डिपेंडेंसीज होती हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर इसे 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो लिखने का है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिख दूंगी। बाकी ये है इसका रीजन, ठीक है। अब आपको ना क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि आपको ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, आपसे बोला जाएगा क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो यानी कि जो चीज ये ड्राइव कर सकती है क्या वो ही ये चीज ड्राइव कर सकती है, ये आपको पता लगाना है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको पता लगाने का तरीका क्या है, सिंपली आप जो है क्लोजर निकालो, ए क्लोजर, ए सी क्लोजर, ई क्लोजर, ठीक है। बट किसका यूज करके, यूजिंग जी, यानी कि आप निकालो वो सारी चीज, यानी कि ए प्लस से आप क्या निकाल सकते हो, ए से आप खुद पे जा सकते हो, ए से आप सी और डी की वैल्यू निकाल सकते हो, बस। अब यहाँ पे किसका, जी का यूज करके ए सी से, यानी कि पहले आप ए को ए से निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो, ए से आप किस पे पहुंच जाओगे, सी पे पहुंच जाओगे और डी पे, यही कर सकते हो क्योंकि ए से आप सी डी पे जा सकते हो, बस। अब ई से आप किस पे जा सकते हो, ई से आप ई पे जा सकते हो, ए पे जा सकते हो, एच पे जा सकते हो, और ए से आप सी पे जा सकते हो, डी पे। आप कहेंगे कैसे हुआ भाई, ई से आप किसको डिटरमाइन कर सकते हो, ए एच को, अब ए आ गया तो सी डी को डिटरमाइन, ये आपने जी का यूज करके किया। अब इसका यूज करके निकालो, मतलब इसके एट्रीब्यूट इसके ही यूज से निकालो, यूजिंग एफ, ए प्लस
AC प्लस E प्लस। ए से आप क्या निकाल सकते हो, ए पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, ए सी से आप डी पे जा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं निकाल सकते। ए सी से आप ए सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते। अब ई से आप ई पे जा सकते हो, ए पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो। ई से आप एच पे जा सकते हो, ए से आप सी पे जा सकते हो और सी से आप डी पे जा सकते हो। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करके मैंने ये निकाला और इनको ही इससे निकाला। क्या सेम है, ए सी डी, ई ए एच सी डी, यानी कि आपका एफ क्या है, सबसेट है जी का, यानी कि जो काम जी कर सकता है इनके साथ वही काम एफ भी कर सकता है, यानी कि एफ जो है सबसेट है जी का। अब आप इधर यही चीज देखोगे, तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग एफ, एफ का यूज करके हम ए क्लोजर और ई क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है, क्लोजर का मतलब है मैं किन किन एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर सकती हूँ ए का यूज करके। अब मैं ए का यूज करके किन किन एट्रीब्यूट को ड्राइव कर सकती, भाई ए निकाल सकती हूँ, सी निकाल सकती हूँ, है ना, आपका यही तो चीज है ना। आप ए निकाल सकती हूँ, सी निकाल सकती हूँ और डी निकाल सकती हूँ। अब ई में मैं क्या निकाल सकती हूँ, ई निकाल सकती हूँ, ए निकाल सकती हूँ, डी एच और आपका ए डी एच। अब मेरे पास ए से सी आ जाएगा और ए सी से डी, ये निकाल सकती हूँ। अब क्या मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ, यूजिंग जी, ए क्लोजर और ई प्लस। ए से ए पे जा सकती हूँ, सी पे जा सकती हूँ, डी पे जा सकती हूँ, ई से ई पे जा सकती हूँ, ए पे जा सकती हूँ और एच पे। यही ई से ए पे, एच पे और ए मिलते ही सी और डी पे। अब देखो, जब मैंने एफ का यूज करा तो मैं ए और ई में क्या निकाल सकती हूँ, ए सी डी। यही काम मैं इससे कर पा रही हूँ, ई ए डी एच सी, ई ए डी एच सी, यानी कि जी जो है सबसेट है इसका एफ का। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मैंने ए सी ई को क्लोजर यानी कि ए इन वाले फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज करके क्या क्या निकाल सकता है। ए किन किन को निकाल सकता है, ए से आप सी को निकाल सकते हो और डी को निकाल सकते हो, ए सी से आप ए सी डी को निकाल सकते हो, ई से आप ई ए एच, ए मिलते ही सी डी। देखो ई से आप खुद पे तो जा सकते हो, ई से आप किसको निकाल सकते हो, ए और एच को, ए मिलते ही आप सी डी को निकाल। तो पहले मैंने ए सी और ई एट्रीब्यूट से इस वाली फंक्शन डिपेंडेंसीज का यूज करके इन्हें निकाला। अब इसका यूज करके निकाल, अगर ये दोनों सेम है यानी कि एफ वो काम कर सकता है जो जी कर सकता है, यानी कि एफ जो है सबसेट है जी का। अब ऐसे ही मैंने इधर किया कि एफ के जो एफ की फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी यानी कि ए और ई जो है क्या काम कर सकते हैं इसकी मदद से, वो ये काम कर सकते हैं कि ए से आप ए सी डी निकाल लो, ई ए डी एच सी निकाल लो, ऐसे ही आपने जी से निकाला। अब जब आपने दोनों देखा दोनों से यानी कि जी भी सबसेट है, एफ जी का सबसेट है, जी एफ का सबसेट है, यानी कि इससे पता चलता है कि एफ जो है इक्वल है जी के, यानी कि ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज सेम है, जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी सेम नहीं है। ठीक है, चलो अगला आता है, मतलब देखो ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं सेम, मतलब आपको लगेगा मैम तो सेम है, नहीं, पर हमेशा सेम नहीं होते, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। चलो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, तो आपसे पूछा गया है क्या ये दोनों, और ये देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझो इसमें कुछ नहीं है। ये यूनिट आपकी देखो सेकेंड यूनिट थोड़ी सी लेंदी है और ट्रिकी भी है, पर जो थर्ड यूनिट है इट्स वेरी इजी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पी का क्लोजर, क्यू का क्लोजर
और आर का क्लोजर। क्लोजर मतलब होता है कि हम पी क्यू आर एस का यूज करके किन किन एट्रीब्यूट पे पहुंच सकते हैं यूजिंग वाई, यानी कि वाई वाली फंक्शन डिपेंडेंस का यूज करते हैं। तो भाई मैं पी से खुद पे तो पहुंच ही सकती हूँ, पी से क्यू पे, क्यू से आर पे, आर से एस पे। क्यू से मैं सिर्फ क्यू पे ही पहुंच सकती हूँ, आर से आर पे पहुंच सकती हूँ, एस पे पहुंच सकती हूँ, और कहीं नहीं जा सकती। यानी कि अगर मैं इन फंक्शन डिपेंडेंसीज का यूज करूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप पी क्लोजर से पी क्यू आर एस एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हो, उसमें क्यू को और इसमें आर एस को। अब अगर मैं इसका यूज करूं एक्स का, तो मैं पी, देखो पहले मैं पी क्यू आर निकालूंगी इसका यूज करके, फिर मैं पी क्यू आर निकालूंगी। अब देखो मैं यहां से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस। भाई पी से मैं फंक्शन डिटरमाइन कर सकते क्यू को, जब मुझे पी क्यू मिल गया, क्यू से आर, आर से एस। अब क्यू से आर, आर से एस, और आर से आर, आर से एस। अब देखो यहां से तो मैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहां से सिर्फ क्यू, यहां से क्यू आर एस, यानी कि सेम नहीं है। यानी कि कह सकते हैं आर जो है सबसेट नहीं है किसका, वाई का। या आर कह रही हूं एस, सॉरी, एक्स जो है सबसेट नहीं है वाई का। यानी कि एक्स कुछ और काम भी कर सकता है या कुछ कम काम, मतलब सबसेट कब होता है, यानी कि एक्स वही काम कर रहा है जो वाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्स सबसेट ना होने का मतलब है हो सकता है एक्स कम काम कर रहा हो जो वाई कर रहा है या उससे ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे पी जब इसका यूज करके निकाला तो पी क्यू आर एस है, लेकिन यहाँ पे जब क्यू क्लोजर निकाला तो ये सिर्फ क्या निकाल पा रहा है, क्यू। यानी कि क्यू से सिर्फ आप क्यू पे ही जा सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्यू आर एस। तभी मैंने बोला सबसेट ना होने का मतलब है कि या तो एक्स वाई से ज्यादा एट्रीब्यूट को पर्टिकुलर उस पर फाइंड आउट कर पा रहा है या कम को। अब ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा। आप इतना निकाल के भी छोड़ सकते हैं कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि जब एक्स वाई का सबसेट नहीं है तो चाहे वाई एक्स का सबसेट हो पर इक्वल नहीं है, है ना। इक्वल कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। लेकिन क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं कई बार कि बताओ एक्स वाई का सबसेट है, अगर नहीं है तो ये बताओ कि वाई एक्स का सबसेट है। यानी कि माना एक्स वो काम नहीं कर पा रहा जो वाई कर रहा है, बट क्या वाई वो काम कर सकता है जो एक्स कर रहा है। तो सबसे पहले आप एक्स का यूज करके निकालो पी क्लोजर और आर क्लोजर। पी का क्लोजर है पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस। आर से क्या है, खुद पे जाएंगे, और आर से एस पे आर से खुद पे जाएंगे। अब ऐसे ही यूजिंग वाई, वाई में देखो पी का क्लोजर एंड आर का क्लोजर। पी का क्लोजर पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस। भाई पी से खुद पे जा सकते हैं, क्यू पे जा सकते हैं, आर पे, आर से एस पे जा सकते हैं, आर से आर पे जा सकते हैं, और आर से एस पे जा। देखो जब मैंने पी और क्यू का क्लोजर निकाला एक्स का यूज करके, तो पी क्यू आर एस, वाई का पी क्यू आर एस। आर से आप आर एस पे जा सकते हैं, इससे भी आप आर एस पे जा सकते हैं। यानी कि जो काम वाई कर सकता है वही काम एक्स कर सकता है। यानी कि वाई जो है सबसेट है एक्स का, ये नहीं है ना। तो यानी कि y तो x का है पर x y का नहीं है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। इसमें आई थिंक इसके आगे आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं पड़ेगी, मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो एज सच प्रैक्टिस की नीड भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैं यही डायरेक्ट क्वेश्चंस करा के, मतलब क्योंकि कोई क्वेश्चन हार्ड होंगे तो उसमें आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करूंगी एक दो क्वेश्चन के, मतलब आपको इसमें इजी है तो इसलिए अभी नीड नहीं है। जहां न्यूमेरिकल्स की नीड होगी वी विल डू इट। ठीक है, अब आपको ये दे रखी है, ये बताना है कि क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहां निकालते हैं यूजिंग जी। तो ए क्लोजर, बी क्लोजर और सी क्लोजर।
ए क्लोजर यानी कि ए से आप ए पे पहुंच सकते हैं, ए से आप बी सी पे पहुंच सकते हैं। अब बी से आपके पास ए पे पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी से आप ए पे पहुंच सकते हैं, यानी कि एट द एंड ए का क्लोजर निकालेंगे तो आप ए बी सी तीनों को ड्राइव कर सकते हैं। अब आती है बी की बारी, बी से आप ए पे पहुंच सकते हैं, ए से आप बी सी पे पहुंच सकते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों को ही ड्राइव कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए सी की, तो सी से आप ए पे पहुंच जाएंगे, ए मिलते ही आप बी सी पे पहुंच जाएंगे, बी से ए पे, यानी कि तीनों पे ही हम तीनों एट्रीब्यूट से पहुंच सकते हैं। पहुंचने का मतलब है कि भाई सी से आप ए को डिटरमाइन कर सकते हो, ए से आप बी सी को डिटरमाइन कर सकते हो, बी से आप ए को, कुछ भी दे सकते हो तो आप ये डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो इधर यूजिंग एफ, एफ का यूज करके ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर, ए को ए से आप ए पे जा सकते हो, ए से बी पे जा सकते हो, बी से सी पे, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से ए पे, ठीक है। अब बी से कहाँ जा सकते हो, बी से खुद पे जाएंगे, बी से हमें सी मिल जाएगा, सी से हमें ए मिल जाएगा, सी से आप सी पे जा सकते हो, सी से ए पे जा सकते हो, ए से बी पे जा सकते हो, बी से सी, यानी कि दोनों सेम है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता बी सी है, मतलब ए से आप कौन कौन से एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकते हो, आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बी की, सी की, बी से आप बी की, सी की, ए की, सी से आप सी की, ए की और बी की, तो यानी कि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब अगला चलते हैं, यानी कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब जो मेरा एफ है वो क्या है, सबसेट है जी का, यानी कि जो काम एफ कर सकता है, मतलब जो काम जी कर सकता है वही काम एफ भी कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब इनके निकालते हैं ए प्लस बी प्लस और सी प्लस, किसका यूज करके, यूजिंग एफ, ए ए बी सी, भाई ए क्लोजर देखेंगे ए बी सी, बी से आप सारा निकाल सकते हो, बी सी ए, और आप देखें कि सारे एट्रीब्यूट, तीन ही एट्रीब्यूट दे रखे हैं, तीन से ज्यादा कुछ निकलेगा ही नहीं, सी से भी आप सारा निकाल सकते हो, बी सी ए। देखो अगर यहाँ सेम ना आए तो आगे निकालने की जरूरत है, आपको पता है ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ सेम है तो यहाँ चेक करना जरूरी है। वैसे तो सेम ही दिख रहा है लेकिन आपको स्टेप वाइज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है, यूजिंग जी, ए क्लोजर, बी क्लोजर एंड सी क्लोजर। तो ए से आप ए बी सी, बी सी है तो पहले ही ऑलरेडी मिल गया, आके आपको जरूरत है ही नहीं, बी से आप ए पे जा सकते हैं और ए मिलते ही आपको सी भी मिल जाएगा, यानी कि आपको कैसे पता चले कहाँ रुकना है, भैया तीन एट्रीब्यूट है, तीनों मिल रहे हैं, इसके आगे आप क्या चेक करना, सी, सी से सी पे जा सकते हैं, रिफ्लेक्सिविटी रूल से आप मेरे पास जो है मेरा फोन को मैं तो यूज कर ही सकती हूँ, यानी कि सी से आप ए को ड्राइव कर सकते हैं। अब ए से आप कहाँ जाएंगे, बी पे, तो आपके यानी कि जो जी है वो सबसेट है एफ का, यानी कि एफ जो है जी का सबसेट है, जी जो है एफ का सबसेट है, यानी कि एफ जो है इक्वल है जी के, ये कंडीशन ट्रू गई, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, देन हम आगे कुछ कैनोनिकल कवर हैं और नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। इस यूनिट में ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें समझ आएंगी और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेंदी नहीं है, ना थ्योरी है ना न्यूमेरिकल है, ये यूनिट लाइक दिस यूनिट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स, ठीक है। सेकेंड यूनिट है थोड़ा सा, लेकिन फोर्थ यूनिट भी आपकी स्केड्यूल्स वगैरह हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन की लाइफ से, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज वेरी स्कोरिंग यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट इज ऑल्सो इजी। बेसिकली सेकंड है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है सेकंड यूनिट से रिलेटेड तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बीइंग टाइम पहले फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को कवर अप करिए, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और एक एसक्यूएल से आता है,
तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज वेरी लेंदी एंड मतलब इक्वल ही आता है पेपर, तो यू कैन ऑप्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट, ठीक है। अब इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, इसका इक्विवेलेंस करते हैं। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है, ये इसके इक्वल है। अब देखो सबसे पहले डब्ल्यू एक्स, जहां पे दो एट्रीब्यूट हो वहां लगा देना ब्रैकेट, नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जेड प्लस यूजिंग जी, और यूजिंग डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस जेड। अब डब्ल्यू प्लस देखो, डब्ल्यू से एक्स वाई, भाई डब्ल्यू से आप डब्ल्यू पे जा सकते हैं, एक्स और वाई कर सकते हैं, जेड पे तो हम नहीं जा सकते किसी भी तरह। अगर मेरे पास डब्ल्यू एक्स है तो भी मैं सिर्फ किसको डिटरमाइन कर सकती हूँ, वाई, क्योंकि डब्ल्यू से सिर्फ वाई आ सकता है। जेड से मैं किसको डिटरमाइन करूंगी, जेड से एक्स मिल गया, वाई मिल गया, बस यही चीज आएगी। इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू से आप डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स से डब्ल्यू एक्स वाई, जेड एक्स वाई। अब मैं इसकी बात करूं तो मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ, डब्ल्यू से एक्स, डब्ल्यू एक्स से वाई, ये निकाल सकती हूँ। अगर मैं डब्ल्यू एक्स की बात करूं तो वाई, लेकिन अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड से डब्ल्यू वाई, जेड से डब्ल्यू वाई, लेकिन जेड से मैं एक्स नहीं निकाल सकती किसी भी तरह, है ना। जब मैं जेड से वो नहीं निकाल सकती तो ये आंसर कभी भी नहीं आएगा, है ना। डब्ल्यू एक्स से ये नहीं निकाल पाऊंगी मैं। तो आपका यहाँ पे ये डिफर हो गया कि यहाँ पे मैं ये ज्यादा कर पा रही हूँ, आपका इससे क्या निकलेगा, जेड से एक्स, डब्ल्यू से, हाँ, ठीक है, ये आया ना। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, डब्ल्यू प्लस से मैं डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, डब्ल्यू एक्स से डब्ल्यू एक्स वाई, जेड से जेड एक्स वाई आ गया, है ना। जब मैं इधर बात करूंगी तो डब्ल्यू से एक्स को निकाल सकती हूँ, डब्ल्यू एक्स से वाई को, जेड तक कभी नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब जेड पे वाई आया तो जेड पे डब्ल्यू वाई और ये आया। अब देखो डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू, लेकिन जेड एक्स वाई यहाँ जेड डब्ल्यू वाई, तो यानी कि जी जो है वो सबसेट नहीं है एफ। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एफ जो है नॉट इक्वल टू जी, इतना निकालते ही कंफर्म हो जाता है कि ये इक्वल नहीं है उसके। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं फर्दर, क्यों चेक करते हैं कि हो सकता है कि भाई आपको क्वेश्चन में, देखो मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अच्छा क्या अगर जो है जी इक्वल नहीं है एफ के, तो क्या एफ जी का सबसेट है, इक्वल नहीं सबसेट है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा करना है। और देखो 7 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो वो इतना करने पे तो नंबर नहीं देगा आपको, वैसे भी 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट यही आता है और इसमें ही नंबर मिलता है। तो आपको ये वैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड चेक वेदर दीज टू डिपेंडेंसीज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर और नॉट। तो अब इसकी बारी, तो हम निकालते हैं डब्ल्यू प्लस जेड प्लस यूजिंग आपका एफ, है ना, और यहाँ पे यूजिंग जी डब्ल्यू प्लस और जेड प्लस। अब डब्ल्यू प्लस यानी कि डब्ल्यू से डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स से वाई, जेड पे तो मैं पहुंच नहीं सकती, और जेड से जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स से वाई, जेड से डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई, जेड एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे जेड डब्ल्यू वाई है, जेड एक्स वाई, यानी कि एफ
जी भी सबसेट नहीं है एफ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये दोनों आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कैनोनिकल कवर क्या होता है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके ये यूनिट में जो है नॉर्मल फॉर्म है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, क्यों नॉर्मलाइजेशन करते हैं, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, फिफ्थ एनएफ तक है बीसीएनएफ, और फोर्थ और फिफ्थ एनएफ लॉसलेस जॉइन और डिकम्पोजिशन है, और मल्टी वैल्यूड। मतलब ये ज्यादा यूनिट बड़ी नहीं है, इसमें बहुत इजी स्कोरिंग होती है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जितना आप अगर आप इतना भी प्रिपेयर करके जाएंगे तो आसानी से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।